हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोपोली में कि प्राइस और आउटपुट क्या ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेट होते हैं, मतलब हम उनको अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाते। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। तो और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि आपकी जो ओलिगोपोली है वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो के आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्राइस और आउटपुट ओलिगोपोली के अंदर इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो ओलिगोपोली की अगर बात की जाए तो हमने इसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स सारा कुछ पढ़ा है कि ओलिगोपोली होता क्या है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता था, जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही बेचने वाले होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि ताकि क्या है, उनकी ओलिगोपोली में क्या होता है, मोनोपोली होती है, कंट्रोल होता है। होते वो फ्यू सेलर्स ही हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट पे उनका पूरा का पूरा क्या होता है, कंट्रोल होता है। और ये रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आपका मैच करता है ओलिगोपोली वाला कंसेप्ट। तो इसमें कोई भी जनरल थ्योरी नहीं होती है विच कैन एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी जनरल थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि आपके प्राइस एंड आउटपुट को डिटर्मिन कर पाए ओलिगोपोली की सिचुएशंस में। दस इट इज सेड दैट प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका प्राइस और आउटपुट है ओलिगोपोली के अंदर वो इनडिटर्मिनेट होता है, उसको हम लोग नहीं निकाल पाते अच्छे तरीके से। इट इज़ मेनली ड्यू टू, इसके पीछे रीजंस क्या है सबसे बड़ा, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स। हमने पढ़ा है ना कि जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे पे पूरा ध्यान रखती है। एक का डिसीजन दूसरे पे निर्भर करता है, दूसरे का डिसीजन पहले के एक्शन पे निर्भर करता है। तो दैट मीन्स वो आपस में क्या होती हैं, फर्म्स इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे के रिएक्शन एक्शंस को देख के ही चलती है। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज डिटर्मिन बाय इट्स डिमांड। जब हमें प्राइस की बात की जाए, प्राइस को कैसे निकाला जाता है, दैट इज डिटर्मिन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या है, डिमांड इज द रेवेन्यू एंड सप्लाई इज द कॉस्ट। मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट को देख के ही हम क्या निकालते हैं, एक प्राइस ऑफ कॉमोडिटी निकालते हैं। ओलिगोपोली में हम उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व से हम उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं। मोनोपोली और कंपटीशन की बात की जाए, फर्म्स मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन विदाउट कंसिडरिंग। जो हमने पहले प्रीवियस सारी की सारी मार्केट्स की है, उसमें क्या था कि जो फर्म्स अपने डिसीजंस लेती हैं, एक्शंस लेती हैं, वो दूसरी फर्म्स को देखकर नहीं लेती हैं। वो ये नहीं देखती कि दूसरी फर्म्स क्या कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्शन लूँ। तो जो ओलिगोपोली होता है उसी में ही हम लोग देखते हैं कि ये एक्शन एंड रिएक्शन चलती है, लेकिन बाकी सारी जो मार्केट्स होती हैं उनमें ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वही यहाँ पे लिखा गया है कि फर्म इनमें डिसीजंस क्या लेती हैं, एंड टेक एक्शन विदाउट कंसिडरिंग, कि हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कि दूसरी फर्म क्या कर रही है। सो दस दे हैव डेफिनेट डिमांड कर्व। इसी वजह से क्या होता है, उनकी डिमांड कर्व डेफिनेट होती है। डिमांड कर्व आपको पता है कैसी होती थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी अगर मोनोपोली की बात की जाए, मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए। लेकिन ओलिगोपोली में ऐसी डिमांड कर्व आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर निर्भर करता है दूसरी फर्म्स पर भी वो अपना डिसीजंस कैसे लेती हैं। आगे बात करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ मिलर। तो मिलर ने ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बता रखा है अपनी डेफिनेशन में। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल, उसने क्या कहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या देखते हैं, ईच फर्म इग्नोर्स, क्या करती है, इग्नोर करती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स। क्यों, बिकॉज ईच फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वांट्स एट द गोइंग मार्केट प्राइस। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सभी एक जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे थे। जो मार्केट का प्राइस पीछे से तय होकर, मतलब इंडस्ट्री ने आपको प्राइस बताया, उसी पे ही आपको बेचना है। तो कोई यहाँ पे चक्कर नहीं होता, वो पहले से ही इक्विलिब्रियम बनाकर आता है। इन द प्योर मोनोपोली मॉडल, मोनोपोली मॉडल में भी क्या है, मोनोपोलिस्टिक को ये नहीं सोचना पड़ता कि दूसरी फर्म्स क्या कर रही हैं, उसके राइवल्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो पहली बात मोनोपोली है, प्योर मोनोपोली है, तो इसका मतलब सेलर ही एक है, तो दूसरी फर्म्स तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाउ एवर देयर इज इंटरडिपेंडेंस, लेकिन आपको इंटरडिपेंडेंस मिलेगी कहाँ पर, ओलिगोपोली में। हैंस द डिसीजन ऑफ अ फर्म, इसीलिए
डिसीजन एक फर्म का अफेक्ट करती है दूसरी फर्म्स को, विच इन टर्न विल रिएक्ट। फिर वो दूसरी फर्म क्या करती है, रिएक्ट करती है पहले की चीज़ को देखे। ये हम ना आगे सारे के सारे मॉडल्स पढ़ेंगे कि कैसे ये रिएक्शन एक्शन का खेल चलता है। दिस कॉज अनसर्टेनिटी, दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है ओलिगोपोलिस्ट की डिमांड कर्व को बना पाना, क्योंकि ये क्या होती है, अनसर्टेन होती है। कभी कुछ डिसीजंस फर्म्स लेती है, कभी कुछ लेती है, तो उस पर निर्भर करता है, ये फर्म्स के एक्शन रिएक्शन पर सारा खेल निर्भर करता है, जिस वजह से हम लोग डिमांड कर्व नहीं बना पाते हैं। We cannot use the downward sloping curve because oligopolis is not a perfect competitor. हम लोग क्या है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग कर्व नहीं बना सकते क्योंकि ओलिगोपोलिस एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। सो वी कैन से नथिंग अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्ट यूनिट। तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती थी, आपकी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनती थी, मोनोपोलिस्टिक में आपके डाउनवर्ड स्लॉपिंग बनती थी, ओलिगोपोलिस्ट में हम कुछ नहीं कह सकते। वी मेड एन अजप्शन अबाउट द इंटरेक्शन, कहते हैं मान के चलो हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी राइवल फर्म कुछ ऐसा करेगी कुछ वैसा करेगी, लेकिन हर टाइम क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। एवरी टाइम अ न्यू अजप्शन अबाउट इंटरेक्शन अमंग ओलिगोपोलिस्ट में, हर टाइम आपको क्या करना पड़ता है, एक नई अजप्शन लेनी पड़ती है कि मैंने कोई फर्म को लगाया है, मैंने अपना प्राइस लो किया है, दूसरी फर्म पता नहीं करे ना करे, इट डिपेंड्स, ठीक है। इस वजह से हमें हर बार नई नई अजप्शंस को बनाना पड़ता है। अ डिमांड कर्व और अ न्यू मॉडल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली, इसी वजह से हर एक मॉडल बनाया गया है। अलग अलग क्या है, आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे जिस वजह से आप लोग डिमांड कर्व बना सकते हो ओलिगोपोलिस्ट की, बट वो चेंज होती रहती है। Form to predict with certainty that reactions of rival makes it virtually impossible to estimate। वो कहते हैं क्या होता है कि हम prediction अच्छे से निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होती है राइवल फर्म्स की, वो क्या करती है, इम्पॉसिबल है एक तरीके का एस्टिमेट लगा पाना, कैसे डिमांड कब बनेगी, कैसे मार्जिनल रेवेन्यू कब बनेगा। तो ओलिगोपोलिस में ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड विदाउट सच डाटा फॉर्म्स कैन नॉट डिटर्मिन देयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड आउटपुट इवन इन द थ्योरी। तो अगर हम थ्योरी भी लेते हैं तो वहाँ पर भी ओलिगोपोलिस्ट का क्या प्राइस होने वाला है, क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट होने वाला है, कुछ भी डिटर्मिन नहीं किया जा सकता, कहाँ उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि राइवल फर्म्स के रिएक्शंस को एस्टिमेट लगा पाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ओलिगोपोली क्या होती है, आपके प्राइस एंड आउटपुट ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेट होते हैं। मेन रीजंस क्या हो सकते हैं इनके इनडिटर्मिनेट के, तो फर्स्ट रीज़न है आपका डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स। अलग अलग फर्म्स का अपना अलग बिहेवियर पैटर्न होता है। सो इन ओलिगोपोली ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस, कि एक दूसरे पे फर्म्स निर्भर करती है, जिस वजह से आपको बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसा है ना कि जैसे मैं मानकर चलो मैंने अपना प्राइस लो किया है, तो आप अगर दूसरी फर्म लगाकर बैठे हो, क्या आप अपना प्राइस लो करोगे या उतना ही रखोगे, ये मुझे नहीं ना पता। तो मैं सिर्फ एस्टिमेट लगा पा रही हूँ कि शायद आप अपना प्राइस लो नहीं करोगे, मैंने कर लिया आप नहीं करोगे, तो ये एक तरह का एस्टिमेट है। तो मुझे अपना जो आउटपुट है, प्राइस है, वो हम डिटर्मिन कर ही नहीं पाते हैं ओलिगोपोली में। हमें नहीं पता कि आप कौन सा डिसीजंस लेने वाले हो, शायद आप भी अपना प्राइस बाद में लो कर दो, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, मैं फिर से अपना प्राइस लो कर दूंगी। डिमांड को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए ओलिगोपोलिस्ट बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो आप कैसे उस पर रिएक्ट करोगे मुझे नहीं पता, मैं उसका एस्टिमेट नहीं लगा पाती हूँ। इन द वर्ड्स ऑफ बेमोल, अंडर द सर्कमस्टांसेस अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स बिकम पॉसिबल। कहते एक ही बहुत सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। राइवल्स में डिसाइड टू गेट टुगेदर, या तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से समझौता कर लेंगे कि चलो नहीं हम एक ही प्राइस रखते हैं, अगर मैंने उतना प्राइस रखा है, 5 रुपये रखा है किसी चीज़ का, आप भी रखोगे, और कोऑपरेट करोगे इन द परस्यूट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अपने एम को पूरा करने के लिए आप मेरे साथ क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे। या तो ये हो सकता है, ठीक है, एज द लॉ अलाउस, और एट एक्सट्रीम, या फिर क्या करेंगे हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, वी ट्राई टू फाइट विद ईच अदर टू द डेथ। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है, एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन होता है। इवन इफ दे एंटर इनटू एग्रीमेंट,
अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ऐसा है कि हम लोग एक साथ में चलेंगे, अगर कई बार आप प्राइस लो करते हो मैं नहीं छेड़ूंगा, आप हाई करते हो तो हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे। सो इवन इफ़ दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, या तो वो लास्ट करेगा, अच्छे तरीके से चलेगा, या कहीं ना कहीं टूट जाएगा। टूट जाने का रीज़न क्या होता है कि जैसे मैंने आपको धोखा दे दिया, इट मीन्स कि आपने मुझे कहा था कि मैं अपना प्राइस लो नहीं करूंगी, लेकिन मैंने तो 3 रुपए कर दिया, 5 से 3 रुपए कर दिया। दिस मीन्स कि आप हमारा जो एग्रीमेंट है वो बीच में ही क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। कुछ भी हो सकता है। एंड द एग्रीमेंट्स में फॉलो अ वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न, और एग्रीमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम किसी पे भरोसा थोड़ी कर सकते हैं कि मैंने एक फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो वो वैसे ही चलेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे से फाइट कर सकते हैं। मैंने प्राइस लो किया, आपने और लो कर लिया, फिर मैंने और लो कर लिया, तो दिस मीन्स कि हम दोनों का ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उस कंडीशन में। देर इज़ नॉट अ सिंगल मॉडल बट अ लार्जर वैरायटी ऑफ मॉडल। एक सिंगल मॉडल नहीं बन सकता ओलिगोपोली पे, बहुत ज़्यादा आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम प्राइस और आउटपुट कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, इसी वजह से क्या होती है, ओलिगोपोली में आपका प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेट होता है। एक तो ये रीज़न है क्योंकि हर फर्म के क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियरेबल पैटर्न्स होते हैं। एंड सेकेंड वन इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ये वैसे मैंने थ्योरी में आपको बता ही दिया, डिमांड कर्व हम लोग बना ही नहीं पाते। ईच फर्म इन एन ओलिगोपोली मस्ट क्लोजली वॉच द एक्शंस ऑफ अदर फर्म्स। साफ सा है, इसमें रीज़न क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द फर्म्स। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो दैट मीन्स बिकॉज द एक्शंस ऑफ वन कैन ड्रास्टिकली अफेक्ट द अदर। मेरे एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑन ओलिगोपोलिस्ट फर्म कैन नॉट हैव अ डेफिनेट डिमांड कर्व। इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या होता है, ओलिगोपोलिस्ट के पास अपना डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं होता है, सिंस इट कीप्स शिफ्टिंग इन रिस्पॉन्स टू द रिएक्शंस ऑफ द राइवल्स। इसीलिए वो अपने डिमांड कर्व को बार बार शिफ्ट करता रहता है। क्यों शिफ्ट करता है, अपने क्या करके, एक्शंस रिएक्शंस को देख के, राइवल्स के रिएक्शंस को देख के अपने डिमांड कर्व को बार बार अपने पोजीशन से क्या करता है, चेंज करता रहता है। बेमोल हैज करेक्टली पॉइंट आउट the firm's attempt to outguess one another are then likely to lead to an interplay of anticipated strategies and counter strategies which is tangled beyond hope of direct analysis। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक फर्म ना अटेम्प्ट लगाती है, गेस करना चाहती है कि मेरी जो दूसरी फर्म है वो क्या करने वाली है, लेकिन उसका एस्टिमेट जितना मर्जी आप इस चक्कर में पड़ जाओ, स्ट्रेटजीज लगा लो, कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन हम एक अच्छे एस्टिमेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहेंगे, एक डायरेक्ट एनालिसिस लगा ही नहीं पाएंगे ओलिगोपोलिस्ट में कि मेरी राइवल फर्म करना क्या चाहती है, मैं उसका मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। तो रिएक्शंस एंड एक्शंस ऑफ राइवल फर्म्स मेक द डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट। ये एक्शन रिएक्शन के खेल की वजह से ही आपकी जो ओलिगोपोली में डिमांड कर्व क्या बनती है, इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ओनली मोटिव। ओलिगोपोली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि कई बार आप लोगों को सेल्स को मैक्सिमाइज करवाने के लिए भी बड़े सारे लोगों को ऑफर्स दिए जाते हैं। सो द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा किस में फॉलो अप होता था, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में। मोनोपोलिस्टिक में भी हमने देखा था कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, है ना, फ्री वगैरह कोई सामान देते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो इसमें हम मोनोपोलिस्टिक नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का ही मोटिव ज़्यादातर क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इनेबल्स द फर्म्स टू हैव अ डिटर्मिनेट सोल्यूशन, जिस वजह से हमें उनमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती ही नहीं थी। एक तो वो इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती थी फर्म्स में, दूसरा उनके पास एक ही मोटिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। लेकिन बट इन ओलिगोपोली फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं। किसी का मोटिव तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, किसी का होगा सेल्स को बढ़ाना, किसी का होगा मैं सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करूं। तो अलग अलग मोटिव होते हैं हर एक फर्म के। सो दीज डिफरेंट मोटिव्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द, इस डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स की वजह से भी क्या होता है, इंटरडिटर्मिनेंसी देखने को मिलती है प्राइस एंड आउटपुट अंडर ओलिगोपोली में। सो अबव एक्सप्लेनेशन से अब बहुत क्लियर है कि हम लोग एक सिंगल सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसमें हम यही लिखेंगे कि प्राइस एंड आउटपुट इज सेट टू बी इनडिटर्मिनेट इन द ओलिगोपोली। इन द वर्ड्स ऑफ फर्ग्यूसन एंड मॉरिस, अब इन्होंने क्या बताया है, दैट देयर इज नो थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली इन द सेंस दैट
देयर इज़ अ थ्योरी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और ऑफ ओलिगोपोली, सॉरी मोनोपोली। कहते कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है ओलिगोपोली में जो आपके परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली से क्या हो, मिलती जुलती हो। देयर इज़ नो यूनिक जनरल सोल्यूशन, कोई भी क्या है एक यूनिक सोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, बट मैरली मैनी डिफरेंट बिहेवियरेबल मॉडल्स। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन तक ही पहुँचाएंगे। एक सोल्यूशन मतलब कोई भी नहीं देने वाला आपको। आप अगर आगे चल के मॉडल्स पढ़ोगे इसके तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस इसके देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था कि आपका आउटपुट एंड प्राइस इनडिटर्मिनेट क्यों होता है, क्या क्या रीजंस हैं। साथ ही में अब हम शुरू कर लेते हैं कि ओलिगोपोली एग्जिस्ट ही क्यों करती है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अब कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा टॉपिक कवर करवा दिए जाए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा सके। तो हम एक ही में बहुत सारे टॉपिक्स को आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं एमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली या व्हाई डज ओलिगोपोली एग्जिस्ट, करती ही क्यों है। सबसे पहले बात है इनोवेशंस की। इनोवेशन, अब एक फर्म है, जैसे हम ए फर्म और बी फर्म को ले लेते हैं। इनोवेशंस में क्या है, मैंने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया नया, आपने कुछ और इन्वेंट किया नया। तो मतलब मान के चलो सेम ही प्रोडक्ट है कि कार्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं, मैंने उसमें कुछ और इनोवेशन कर दी, आपने कुछ और इनोवेशन कर दी। तो दिस मीन्स कि इनोवेशंस की वजह से क्या होता है कि जो नई फर्म्स होती हैं एंट्री करना चाहती हैं हमारी फर्म में, लेकिन वो कर नहीं पाती क्योंकि हमारे पीछे क्या होता है, एक पेटेंट राइट्स, आप आगे इसका पढ़ोगे वैसे कॉपीराइट होता है उस चीज़ पे कि मैंने ऐसी चीज़ बना ली तो उसका पेटेंट राइट मेरे पास ही, आप ऐसी चीज़ बना नहीं सकते हो। सो डिफ़िकल्टी ड्यू टू इनोवेशंस लिमिट द एंट्री ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोली। अब डिफ़िकल्टी आ जाती है इनोवेशंस की वजह से, ड्यू टू इनोवेशंस वो लिमिट कर देती है किसको, एंट्री ऑफ नंबर ऑफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोली को। ओलिगोपोली इज ऑफन फाउंड इन इंडस्ट्रीज, ओलिगोपोली ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में फाइंड आउट की जाती है, स्टार्टेड बाय अ मेजर इन्वेंशन और इनोवेशंस। अब जो ओलिगोपोली में पहली बात एंटर ही करता है ना, वो कोई नई स्ट्रेटजी लेके ही उसको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा जैसा सामान तो बना नहीं सकता, उसको नई नई इनोवेशंस करके नया ब्रांड लेकर आना पड़ेगा, फिर ही वो एंटर कर पाएगा। इसीलिए अगर मुझे ओलिगोपोली में एंटर करना है, मुझे नई इन्वेंशंस नई इनोवेशंस के साथ एंट्री मारनी पड़ेगी। सो द इनोवेशन मे हैव इनेबल्ड द इनोवेटिंग फर्म टू एस्टैब्लिश एंड देन मेंटेन देयर डोमिनेंस। अब मैं नई हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में एंटर कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर एंट्री करने में पहले तो डिफ़िकल्टी आएगी, दूसरी फर्म के साथ compete करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, क्योंकि अभी मैं नई हूँ। अभी मुझे इनोवेशंस के बारे में पता करना है, डिमांड को बढ़ाना है। तो पहले से ही जिनका डोमिनेंस बना हुआ है मार्केट पे, उस पे compete करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। द इनोवेटिंग फर्म may have established such a well-known name and reputation that it become very expensive for other firm to develop a comparable name। अब जो फर्म्स पहले से ही इनोवेटिंग फर्म एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका बहुत ज़्यादा नाम है, रेप्यूटेशन है। सो इसलिए अगर मैं एंट्री करने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे लिए बड़ा क्या है, मुश्किल होगा, एक्सपेंसिव होगा उन फर्म्स के साथ compete कर पाना, अपना नाम बना पाना। सो इनोवेशंस भी ओलिगोपोली में एग्जिस्ट, सॉरी एमरजेंस है ओलिगोपोली के, कि ओलिगोपोली एग्जिस्ट क्यों करती है, ड्यू टू इनोवेशंस के पहले ही जो मार्केट में फर्म्स बन चुकी हैं उनसे हम compete करना बड़ा मुश्किल है, नाम बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए फ्यू फर्म्स ऐसी हैं जो अपने मार्केट में मोनोपोली बना के बैठी हुई हैं। सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। In some industry, low cost cannot be achieved unless a firm is providing an output equal to a substantial percentage of total available market। अब इसका क्या मतलब है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले तो समझो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने प्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि लाभ होता है। लाभ या तो वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे मुझे बहुत टाइम हो गया मार्केट में एग्जिस्ट करते हुए, तो क्या होगा, मैंने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया, नए अच्छी मशीन्स ले आई, लैंड ले आई। इससे क्या होता है, मेरे जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है और मुझे लाभ होना शुरू हो जाते हैं, फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है,
लो कॉस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड, हम लोग लो कॉस्ट को अचीव कर ही नहीं पाते जब तक क्या है, फर्म इज़ प्रोवाइडिंग एन आउटपुट इक्वल टू सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल मार्केट, कि जितनी भी टोटल अवेलेबल मार्केट है उतना आउटपुट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर पाते। जैसे मार्केट एग्जिस्ट कर रही है 100 यूनिट्स की, तो 100 यूनिट्स आउटपुट आप पूरे के पूरे जब तक अचीव नहीं कर पाते हैं ना, तब तक लो कॉस्ट आपको मिल नहीं पाती। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट को कम करने के लिए हमें अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और ओलिगोपोली में ऐसा होता है। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ फर्म्स विल टेंड टू बी रेदर स्मॉल। क्या होता है, कई बार जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। इन एडिशन देयर मे बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन सेल्स प्रमोशन एज वेल एज इन प्रोडक्शन। तो ओलिगोपोली में देखने को मिलता है कि सेल्स को प्रमोट करवाने के लिए वहाँ पे इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाती हैं, मतलब फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्शन को प्रमोट करवाते रहो, दिस टू मे प्रमोट ओलिगोपोली। इस वजह से भी ओलिगोपोली एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बच्चे पता क्या करवाना चाह रहे हैं वो, कि ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल सबको नहीं मिल पाते। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं, कुछ ही पहुंच पाती हैं। और कुछ का मतलब क्या है, ओलिगोपोली है, फ्यू ही पहुंच पाती है। समझ में आया? मतलब कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने सेल्स को प्रमोट करवा पा रही हैं, प्रोडक्शन को अच्छी लेवल पे लेके जा पा रही हैं, एवरेज कॉस्ट को कम कर रही हैं। तो दैट मीन्स सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं वहाँ पहुँच सकती। हम सारी की सारी इंडस्ट्री लो कॉस्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल होता है उसको अचीव कर पाना। इसलिए कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऐसा कर पाती हैं। और कुछ का मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे ओलिगोपोली एग्जिस्ट कर रही है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इनका एक ऐसा ही फीचर है ओलिगोपोली का। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रही हैं। जहाँ पर वर्ड फ्यू आ जाता है, फ्यू में हम ओलिगोपोली ही यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला है। कंट्रोल ऑफ एन असेंशियल रिसोर्स। अब ये आपने सुना होगा कि ऑयल है, ऑयल आपको ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलता है, ईरान, इराक, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार होता है। तो वहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली उनके पास ओलिगोपोली है। बहुत फ्यू फर्म्स हैं जिनकी वहाँ पर मोनोपोली जमी हुई है। एंड ओलिगोपोली में रिजल्ट बिकॉज ऑफ फ्यू फर्म्स हैव कंट्रोल ओवर द असेंशियल रिसोर्स, और वो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री एग्जाम्पल दी गई है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, OPEC, वो कंट्रोल करती है किसको, सप्लाई ऑफ ऑयल को, कौन कौन सी कंट्रीज़ में वो ऑयल को सप्लाई कर पा रही हैं। और इसका क्या है, सारा का सारा मोनोपोली किसके पास है, दैट इज़ विद द ऑयल इंडस्ट्री। और ऑयल हमें कुछ ही कंट्रीज से मिलता है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास वैसी क्या है, मार्केट बन गई ओलिगोपोली वाली। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, पहले ही उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो हमें वहीं से ही खरीदने पड़ेंगे। और वो बहुत फ्यू फर्म्स हैं, बहुत फ्यू कंट्रीज़ हैं जो ऐसा कर पा रही हैं। तो दैट मीन्स कंट्रोल ऑफ एन असेंशियल रिसोर्स। लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड पेटेंट्स, ही मैंने आपको पहले बताया ही है कि लाइसेंसिंग करवानी पड़ती है, कॉपीराइट होता है इसमें। अनदर्स पेटेंट्स कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू न्यू फर्म्स टू एंटर। Patents provide exclusive control over a particular resource or product for a number of years. हम लोग कॉपीराइट लेकर रखते हैं, पेटेंट्स लेकर लाइसेंस लेते हैं, इसका 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो इसका मतलब वहाँ तक कोई भी दूसरा जो फर्म है वो क्या है, हमारे जैसा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा या बना पाएगा। जापानीज फर्म्स हैव बीन एबल टू डोमिनेट द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब जैसे जापानीज फर्म ने अपना ही पेटेंट राइट बनाया हुआ है, ओलिगोपोली बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड पेटेंट्स टू ईच इनोवेशन टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर वो पेटेंट राइट ले लेते हैं, उन्होंने सक्सेसफुली ले रखा है। तो हम उनके जैसे प्रोडक्ट को नहीं बना सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का डोमिनेट ही किसके पास है, जापानीज फर्म के पास है। दैट मीन्स यहाँ पर ओलिगोपोली इस वजह से भी एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन। सम फर्म्स एबल टू एस्टैब्लिश सक्सेसफुली देयर ब्रांड्स, है ना। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाती है अपने ब्रांड को। ऑफ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या था कि प्रोडक्ट, जैसे हमने बात की थी ना, सॉप है,
सोप के आगे कितने सारे ब्रांड्स हैं, दैट इज़ द डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। द सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन कैन एक्चुअली मेक एंट्री मोर डिफिकल्ट। तो एंट्री करना नई फर्म्स के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे जहाँ भी आपको पेटेंट राइट्स मिलें या डिफ्रेंशिएशन मिले कि वहाँ पर क्या होता है, फर्म्स की एंट्री थोड़ा मुश्किल होती है, वो compete नहीं कर पाती हैं। द न्यू फर्म्स हु वांट एंट्री शुड हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑन द एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि नई फर्म्स आएंगी, पहले तो उनका खर्चा पहले ही ज़्यादा होगा, ऊपर से दूसरी फर्म्स से compete करने के लिए मैं नया सब शॉप ले आई, डी शॉप ले आई, पहले से ही इतने पड़े हैं, मुझे उनके साथ compete करना है, मुझे प्रमोशन करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, सेलिंग कॉस्ट बड़ी लग जाएगी ना मेरी, तो मेरे लिए एंट्री करना मुश्किल है। द सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू व्हाट, ओलिगोपोली। तो फ्यू फर्म्स ही ऐसा कुछ कर पाती है, खर्चा वगैरह करके कुछ फर्म्स एंटर कर भी जाए तो उनके लिए क्या करना है, मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभाल पाना। नेक्स्ट इज लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट। द ओलिगोपोली मे रिजल्ट फ्रॉम अ लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज। अब मैंने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो ये थोड़ी है मेरे पास इतना पैसा है मैं सारी की सारी इंडस्ट्री पहले फेज़ में ही डेवलप कर पाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ रेंट पे कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, कोई लैंड रेंट पे लेनी पड़ती है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इफ़ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसिटी टू ऑपरेट अ बिजनेस, न्यू फर्म्स विल बी डिस्करेज। समझ में आया ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जिस वजह से जो नई फर्म्स एंटर करना चाहती हैं इनमें वो पहले से ही क्या हो जाती है, डिस्करेज हो जाती है, अरे इतना पैसा लग रहा है मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊंगा। हम लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं ना, कुछ भी नया बिजनेस शुरू करना है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और ओलिगोपोली में तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती। अ न्यू फर्म कैनॉट एंटर और एग्जिट अ फर्म बिकॉज ऑफ द लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए लार्ज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से, रेंटिंग की वजह से हम लोग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। लास्ट इज मर्जर। मर्जर क्या होता है, हम कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया और एक चीज़ बना दी, वही ओलिगोपोली में होता है। मैनी ओलिगोपोलिस्ट वर क्रिएटेड, बहुत सारी ओलिगोपोली ऐसे ही बनी हैं, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स को क्या करके मिलाकर, कंबाइंड करके एक बड़ी ओलिगोपोली फर्म बना ली गई। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स इनटू वन फर्म, उसको क्या कहते हैं, मर्जर। मोटिव्स ऑफ मर्जर क्या होता है कि अब बहुत सारी फर्म्स हैं, उनके अपने कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर होगी, कहीं ना कहीं उसमें स्पेशलाइजेशन होगी, तो ये इंक्रीज करती है किसको, मार्केट पावर को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, स्केल बढ़ जाता है। अब उनके पास इतना इतना था, अब इन सभी को मिला दिया, बहुत बड़ा स्केल हो गया प्रोडक्शन का, मार्केट क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, एंड इकोनॉमीज ऑफ वाइड स्कोप, बहुत सारे उनको और भी स्कोप उनका इंडस्ट्री में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ओलिगोपोली एग्जिस्ट क्यों करती है, इसके हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसके भी पढ़े, इनोवेशंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, असेंशियल रिसोर्स हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होगी, सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड लास्ट इज मर्जर। तो आई होप आपको अब अच्छे से ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसके अच्छे मॉडल्स शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में कोई आपके 2-3 मॉडल्स को कवर कर लिया जाए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।